असलम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बेशरम बेहया, तूने रात की तारीकी में वो काम भी कर दिया जिसे करते हुए मियाँ बीवी जैसे पाक रिश्ते में बंधने के बाद भी एक पल को उन्हें भी शर्म आ जाती है। तुझे ये सब करते हुए ज़रा शर्म नहीं आई? अरे एक बार अपने मरे हुए बाप की इज्जत का ही सोच लेता। सलमा बेगम ने गुस्से से झंझोड़ते तैमूर को झंझोड़ते हुए कहा और उसके गालों पर पे दर पे कई तमाचे जड़ दिए। सलमा बेगम उसे मारकर हाँफने लगी। थोड़ी सी सांसें बहाल करती वो दोबारा गोया हुई। बच्चे बड़े होकर माँ बाप का सहारा बनते हैं, एक तू है जो सहारा बनने की बजाय सर से छत ही छीनने के चक्रों में पड़ा हुआ है। या खुदा, मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई कि ये दिन भी देखने पड़ गए। वो बेबस वाला चार सी रोती हुई ज़मीन पर बैठती चली गई। उनकी आंखें मसलसल बरस रही थी। मम्मा, वो काम मेरे दोस्तों ने किए हैं, मैंने उनके साथ मिलकर भी ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए आप प्लीज़ रोइए तो मत। तैमूर माँ के रोने पर तड़प उठा और उनके पास बैठता उन्हें चुप करवाने की नाकाम कोशिश करने लगा। तुम्हारे करतूतों पर रोऊं नहीं तो क्या जश्न मनाऊं? उन्होंने अपने कंधे पर रखे तैमूर के हाथ को बेदर्दी से झटकते हुए तेज से कहा। मम्मा, आपकी कसम, मैं जुए और शराब की लत में मुब्तला हो गया था, मगर खुदा गवाह है मैंने ऐसी शर्मनाक हरकत कभी नहीं की जिससे किसी लड़की की इज्जत तार तार हो जाए। आप अपनी तरबियत पर इतना तो भरोसा रखें मम्मा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था मम्मा, इसलिए तो मैंने आप ही की इज्जत बचाने के लिए घर को गिरवी रखा। तैमूर ने शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए कहा। इसमें लाड़ेब कहाँ से आ गई? सलमा बेगम तो भी उसकी बातों का मफहूम समझने की कोशिश में ही थी। क्या लाड़ेब के जिक्र पर दलावा झटके से तैमूर को पकड़ते हुए तकरीबन चीख ही पड़ा। असल में मुझे दोस्तों के साथ जुए और शराब की लत लग गई थी, उनसे ही उधार लेता भी रहा, मगर मुझे अचानक एक दिन पता चला कि वो सिर्फ शराब के ही मज़े नहीं लेते बल्कि शबाब का भी मज़ा चख चुके हैं। मुझे मालूम नहीं उन्होंने आप ही को कब और कहाँ देखा था। मालूम हुआ तो इतना कि वो लोग अपने पैसे का तकाजा करते रहे और मैं इन्हें टालता रहा। एक दिन उन कमीने दोस्तों ने सीधा धमकी दी कि अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो वो लोग आप ही को उठा ले जाएंगे। पहले तो वो लोग मुझसे छुपकर लड़कियों के साथ वक्त गुजारते थे, लेकिन बाद में सामने भी उनकी शर्मनाक हरकतें हद से बढ़ चुकी थी, इसलिए उनकी धमकी पर मेरा दिल कांप उठा। मैं सोचने लगा कि इतने पैसे कहाँ से लाऊं, घर वालों से कह भी नहीं सकता था। तब आप ही जब बहुत जल्दी में कॉलेज जा रही थी तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए कॉलेज के कुछ पेपर्स पर साइन करवाते ही बीच में ही घर के कागजात भी डाल दिए। जैसे ही शेर से 1 लाख लिए तो 10-20 जैसे जैसे कर्जे थे सब झुका दिए। अब मैं आप ही का जेवर पेश कर घर के कागजात छुड़ाने वाला था, मगर आपने पैसे दे दिए। तैमूर ने बहुत शर्मिंदगी से कहा। उसकी आंखों में नमकीन पानी जमा होने लगा। अब तुम पर दोबारा इतबार नहीं कर सकती तैमूर। तुम कितने बेशर्म भाई हो तैमूर। अपनी बहन के लिए कुछ करने की बजाय उसका जेवर भी बेचने वाले थे। थू है तुम पर तैमूर, थू है। इसलिए मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, कम से कम कुछ वक्त के लिए तो एकदम हट जाओ और अपने आप को बचाने के लिए लाड़ेब को तो बीच में मत लाओ। सलमा बेगम ने बहुत ही ज़्यादा दर्द बड़े लहजे में कहा। मम्मा, मेरा यकीन करें, मैं सच कह रहा हूँ। तैमूर के दोबारा कहने पर सलमा बेगम ने रूह ही मोड़ लिया, लेकिन वो हार नहीं माना और उनसे कुछ फासले पर बैठा कहने लगा। मम्मा, आप यकीन कर भी कैसे सकती हैं? मैंने काम ही ऐसे किए हैं, मगर इंशाल्लाह एक दिन आपको मुझ पर दोबारा भरोसा हो ही जाएगा कि वो सब मैं छोड़ चुका हूँ। शर्मिंदगी से कहते हुए वो रोने लगा। तैमूर के आंसुओं ने एक माँ के दिल को तड़पा तो दिया था। इन्हें यकीन भी हो रहा था कि वो सच कह रहा है, मगर वो थोड़ा नाराज़गी दिखाना चाहती थी ताकि तैमूर सच में सुधर जाए, इसलिए वो अपने दिल की आवाज़ को दबाती सहज नज़र आने की पूरी कोशिश करती दलावर से मुखातब हुई। दलावर बेटा, ये जेवर बेचकर तुम अपने पैसे ले लो। दलावर तो तैमूर की बात सुनकर दिल ही दिल में इन लफंगों को लानत मलामत करता रहा जिन्होंने लाड़ेब के बारे में ऐसी घटिया हरकत करने का सोचा। उसका तो दिल चाह रहा था कि उन्हें जाकर पीट डाले। कोई लाड़ेब के बारे में सोच भी कैसा सकता था? तभी सलमा की आवाज़ पर वो अपनी सोच को झटकता उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। नहीं आंटी, लाड़ेब के जेवर मैं बिल्कुल नहीं ले सकता, बल्कि मुझे पैसे वापस चाहिए ही नहीं, उसने अटल लहजे में कहा। नहीं बेटा, तुम्हारे घर वालों को भी तो ज़रूरत होगी पैसों की। सलमा बेगम ने उसे राज़ी करना चाहा। आंटी, अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं, हाँ मोहब्बत और रिश्तों की बहुत कमी है, उसने धीरे से कहा। तो फिर तुम खुद का घर क्यों नहीं लेते? किराए पर क्यों रहते हो? सलमा बेगम उसकी बात पर हैरान होती अचंभे से बोली। अब आपसे कैसा झूठ बोलना आंटी? इतना कहकर दलावर रुक गया। वो सलमा बेगम के दोनों हाथों को थामते हुए उनके पास बैठता दोबारा कहना शुरू किया। मुझे लाड़ेब से पहली नज़र की मोहब्बत हो गई है आंटी। मैंने उसी के लिए किराएदार बनने का नाटक किया है। बस मुझे उसकी मोहब्बत और साथ की ज़रूरत है, उसने बहुत रवानी से कहा।
अपनी मोहब्बत का इजहार करने पर उसकी नीली कांच सी चमकदार आंखें और चमक उठी। बेटा, उसकी मंगनी हो चुकी है, सलमा बेगम ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। लेकिन जैसे उसकी आंखों में मोहब्बत के ठाटे मारता समंदर नजर आया तो उन्होंने फौरन नजरें चुरा भी ली। उन्होंने तो दिलावर के ऊपर बम ही फोड़ डाला था। उनकी बात पर वो गहरे सदमे में चला गया। दिलावर को लगा कि वो उसकी सांसें ही थम जाएंगी। अगर लड़ाई उसकी नहीं हुई तो वो जीते जी मर ही जाएगा। वो चंद सेकंड के लिए सदमे की कैफियत में रहा, फिर एक झटके से बोला, आंटी आप ये क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, बल्कि भाभी अब जल्द ही किसी दिन आकर शादी की तारीख तय करने वाली है। लाड़ेब के एग्जाम खत्म होने वाले हैं, इसके बाद की ही तारीख मुकर्रर की जाएगी। आंटी प्लीज़ मुझ पर ऐसा जुल्म ना करें, मैं मोहब्बत के लिए तरसा हुआ इंसान हूँ। एक दाजान के अलावा मेरा कोई नहीं। लाड़ेब को देखकर ऐसा लगा कि मुझे जीने का मकसद मिल गया है। दलावर ने नम आंखों लिए बेकरारी से कहा, बेटा तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। वो लड़की बहुत खुशनसीब होगी जिससे तुम्हारी शादी होगी, मगर मैं तुम्हें कोई झूठी आस नहीं दिलाना चाहती। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए अपनी बात मुकम्मल की। आंटी मंगनी हुई है, शादी तो नहीं। मैं लाड़ेब को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। दलावर ने अचानक ये फरते जज्बात में कहा। ठीक है, कर लो कोशिश। सलमा बेगम ने उसे इजाज़त दी, अगरचे उन्हें अच्छी तरह से पता था कि लाड़ेब कभी नहीं मानेगी। फिर भी उसकी आंखों में देखते हुए उन्होंने मजबूरन कह ही दिया, ठीक है आंटी। दलावर खुशी के मारे उनकी गर्दन में बाहें फैलाए झूल उठा, गोया उसे कोशिश करने की इजाज़त नहीं बल्कि शादी की इजाज़त मिल गई हो। आंटी एक और बात, आप प्लीज़ लाड़ेब को तैमूर के बारे में कुछ नहीं बताएंगी और ना ही पैसों के बारे में। उसे शदीद दुख और सदमा होगा और मैं उसे दुख नहीं देना चाहता। अचानक याद आने पर दलावर ने इल्तिजा की, तुम ठीक कह रहे हो, वो बहुत खुददार है। तैमूर की हरकत का सुनकर उसे शदीद दचका लगेगा। मैं तो खुद ही इन्हीं सोचों में थी कि कैसे बताऊंगी। उन्होंने जैसे ही कहा तभी ईशा की अजान होने लगी तो वो दोनों ही उठकर नमाज अदा करने चल दिए। लाड़ेब के एग्जाम में 15 दिन बचे थे। दलावर रोज अपनी सी कोशिश करता मगर उसे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। आज इतवार का दिन था। सुबह ही सुबह नजमा बेगम का फोन आ गया कि वो अपने शोहर के साथ शादी की तारीख रखने आने वाली हैं। सलमा बेगम और लाड़ेब ने मिलकर खाने के लिए अच्छा एहतमाम कर रखा था। जब सब कुछ हो गया तब सलमा बेगम ने लाड़ेब को तैयार होने भेज दिया, मगर जैसे ही उन्होंने उसकी तैयारी देखी तो टोक बैठी, लाड़ेब आज के दिन तो जरा ढंग के कपड़े पहन लो। मम्मा मेरे कपड़ों में क्या बुराई है, और वैसे भी मानी को अच्छी तरह से पता है मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। उसने अपने कपड़ों की तरफ देखते हुए कहा। लाड़ेब ने रेड लॉन्ग शर्ट और ब्लैक जीन्स जेबतन की हुई थी जिस पर गोल्डन काम किया गया था। लाड़ेब कोई सूट पहन लो, ज़रा शर्म करो, वो तुम्हारी होने वाली सास है। वैसे भी अच्छी और इज्जतदार घराने की लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती। सलमा बेगम ने प्यार से उसे डांटा। मम्मा आपसे कितनी दफ़ा कहा है कि शर्म इंसान की आंखों में होनी चाहिए। अगर लड़की पूरे बुड़के में भी मलबूस हो है और उसके अंदर शर्म और नाम की कोई चीज़ नहीं और वो बुड़के में ही गुल खिला रही हो तो ऐसे पहनावे का क्या फ़ायदा। लाड़ेब ने कितनी दफ़ा की कही बात को फिर एकदम अटल लहजे में दोहराया। सलमा बेगम बस अफसोस से उसे देखती रही, खामोश हो गई, जबकि लाड़ेब एकदम मुतमिन थी क्योंकि उसकी हमेशा से ही यही सोच थी। थोड़ी ही देर में नजमा मेहमानी और एहतशाम मामू हाल में आ गए। चाय पानी के बाद वो सब वे गुफ्तगू हो गए। मौजू लाड़ेब और राहिल का रिश्ता था। दलावर भी कमरे से निकलता हुआ हाल के बाहर टहलते उनकी बातें सुनने लगा। वो मुसलसल अपनी पेशानी को रगड़ रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, क्या लाड़ेब उसकी हो जाए। वो कमज़ोर इंसान बिल्कुल नहीं था, इसलिए वो बहुत ही सब्र तहम्मुल से 3 महीने से लाड़ेब के पीछे लगा हुआ था। उसे इंतज़ार था तो बस उसके इकरार का। कभी कभी वो अपने ऊपर हंसने लगता क्योंकि पिंड में लोग उसे दूर से ही देखकर सलाम जाते थे। वहाँ वो क्रॉफर्ड से चलता सब लड़कियों को बेचैन कर देता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लाड़ेब के सामने वो कभी सहत नहीं हुआ था। वो अपने आप को बेबस पाता था। बचपन से ही उसे जितने गम मिले कि उसके अंदर सहती और ठहराव सा आ गया था। उसकी शख्सियत में गुस्सा, रोब और सहती हद से ज़्यादा हो गया था। मौके के हिसाब से उसकी शख्सियत के अलग अलग पहलू उजागर होते थे, मगर लाड़ेब के सामने वो बेबस था। जैसे ही वो लोग तारीख रखने लगे तो अचानक दिलावर के जहन में एक ख्याल आया और वो उस पर अमल करने के लिए आगे बढ़ा। रुक जाएं, ये रिश्ता नहीं हो सकता। अचानक ही दिलावर शाह हाल में दाखिल होता हुआ तेज आवाज में बोला तो सर झुकाए बैठे लाड़ेब ने तरफ का उस कमबख्त इंसान की तरफ देखा। सलमा, ये लड़का कौन है? नजमा बेगम ने हैरानी से उस लड़के की तरफ देखकर पूछा जो नीली कांच सी आंख के लिए सबको हैरान और परेशान करता खड़ा था। किराएदार है भाभी, सलमा बेगम ने डरते डरते कहा। तो ये होता कौन है आपके घर में दखल अंदाजी करने वाला? उन्होंने अब हकीर नजरों से उसकी तरफ देखते हुए सलमा बेगम से कहा। फिर उससे मुहातब हुई, तुम यहाँ से दफा हो जाओ, बड़े आए रिश्ता रोकने वाले।
आंटी, मैं लाड़ेब से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मेरे जीते जी वो किसी की हो भी नहीं सकती, दिलावर ने एकदम अटल लहजे में कहा और एक झटके से लाड़ेब के पास आकर उसका हाथ पकड़ता अपने साथ लेकर जाने लगा। चिट्टा लाड़ेब 2-4 कदम चली, फिर अचानक रुककर एक जनाटेदार थप्पड़ दिलावर के मुंह पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सबके सामने कुछ भी ओल फोल बोलकर मुझे लेकर जाने की, और तुम होते कौन हो मेरा फैसला करने वाले? मेरा रिश्ता तो मेरे बाबा ने जीते जी ही तय कर दिया था। अभी के अभी अपना सामान उठाओ और चलते बनो। सुना तुमने? अभी के अभी, लाड़ेब ने अपने गुस्से से शुरू होते हुए चेहरे के साथ दहाड़ते हुए कहा। गुस्से से उसकी हैजल ग्रीन आंखों में आंसू चमकने लगे थे। दिलावर लाड़ेब के इतने शदीद रद्देमल के बावजूद ही डीठ बना खड़ा था, जैसे लाड़ेब उसकी नहीं किसी और की से कह रही हो। तभी भी वो नहीं हिला तो लाड़ेब ने मारे तैश में उसका बैग लाकर घर के बाहर पटहा और साथ उसको भी धकेल दिया। आज के बाद अपनी बेवकूफ सी शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना, लाड़ेब ने कहते हुए दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। बंद दरवाजे को वो कई लम्हे तक तकता रहा, फिर खामोशी से कुछ सोचता हुआ अपने बंगले पर जाने लगा। ऐसा नहीं था कि वो डरपोक था और ना ही उसके पास असर और रसूख की कोई कमी थी। वो चाहता तो अभी के अभी डरा धमका कर उन्हें चलता करता, मगर वो लाड़ेब की इज्जत के ख्याल से रुक गया था। लाड़ेब की हरकत पर उसे गुस्सा तो बहुत आया, मगर गुस्से पर मोहब्बत हावी हो गई। वो अपने आप से मजबूर था। लाड़ेब से उसकी बेइंतहा मोहब्बत ही उसकी मजबूरी थी, जिसने उसे इस तरह से रोल कर रख दिया था, वरना उसके आगे पीछे नौकरों की भरमार रहती थी। मगर फिर भी वो यहाँ पर 3 महीनों से हवार हो रहा था। हर जगह पर उसकी इतनी इज्जत थी, हर कोई उससे डरता था, मगर लाड़ेब दिलावर के कहने के मुताबिक मोहतरमा बहादुर साहिबा जो ठहरी। जब से वो लाड़ेब के घर से निकला गया था, तब से उसे देखने के लिए बेचैन था। हालांकि उसको निकले हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए थे, मगर दिलावर के ये 2 दिन बहुत ही मुश्किल से गुजरे। तभी वो आज उसके कॉलेज चला आया। वो बहुत ही प्यासी नजरों से लाड़ेब को तलाश कर रहा था। तभी वो नजर आई, मगर अंदर तक उसका सुकून गारत कर गई। उसने सोच लिया कि मोहब्बत से बहुत आजमा कर देख लिया, अब सहती करने का वक्त आ गया है। अगर अभी सहती नहीं दिखाई तो हमेशा के लिए लाड़ेब से जुदा होना पड़ जाएगा, और वो कभी हवा में भी नहीं चाहता था। ये लड़का कौन है लाड़ेब? दिलावर शाह कॉलेज के गेट पर गाड़ी में बैठा लाड़ेब को ही तलाश कर रहा था कि अचानक वो उसे किसी लड़के के साथ नजर आई। दिलावर का माथा ठनका और वो गुस्से से चलता हुआ एन उसके सर पर खड़ा पूछने लगा, मेरा मंगेतर है? लाड़ेब ने अपनी खूबसूरत नीली कांच सी चमकदार आंखों में उसकी आंखों में डालते हुए तपाने वाले अंदाज में कहा, मंगेतर है ना, शोहर तो नहीं? दिलावर ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहका लगा कर कहा, होने वाला शोहर तो है ना? वो भी फौरन बोली, हुआ तो नहीं ना? दिलावर ने भी फौरन जवाब दिया। लाड़ेब, ये कौन है? उनकी तरह खड़ा राहिल इन दोनों की बात सुनता अचानक ही पूछ बैठा। नाचीज को दिलावर शाह कहते हैं, और हाँ, लाड़ेब को भूल जाओ। कोई और लड़की के साथ घर बसाने के हवाब सो जाओ, और अगर दोबारा इसके करीबी नजर आए तो हवाब सो जाने के काबिल भी नहीं रहोगे। उसने क्रोफर से कॉलर पकड़ते हुए अपना तारुफ बताया, फिर उसकी आंखों में झांकते हुए वार्न देने लगा, राहिल, इसकी बकवास पर कान मत धरना। लाड़ेब ने तेज नजरों से उसे घूरते हुए राहिल से कहा, मिस लाड़ेब आफंदी, आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, तो ये आपकी भूल है। मुझे जो चीज़ पसंद आ जाती है वो मेरी हो जाती है। दिलावर ने अपनी हैजल ग्रीन आंखों को उसकी नीली कांच सी आंखों में डालते हुए कहा, लाड़ेब आफंदी कोई चीज़ नहीं है दिलावर शाह, जो तुम्हें पसंद आ गई तो तुमने खरीद ली, बल्कि जीती जागती एक हस्ती है, एक आग है, हाथ डालोगे तो जल जाओगे। लाड़ेब ने मारे तैश में कहा। दिलावर शाह भी कोई मामूली शख्स नहीं लाड़ेब आफंदी, उसे खतरों से खेलने की आदत है। उसकी एक झलक देखने के लिए पूरे गांव की लड़कियां दिनों इंतजार करती हैं, मगर कहते हैं ना कि दिल इंसान से कुछ भी करवा देता है। वही मामला तुम्हारे साथ मेरा है, वरना तुम कहती भी तो दिलावर नजर उठा कर नहीं देखता है। दिल के हाथों मजबूर हूँ, वरना मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करना भी जुर्म होता है। बहुत खुश नसीब हो तुम, दिलावर ने अचानक उसके कंधों से थामते हुए एक लफ्ज चबा कर कहा, मैं तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करती। लाड़ेब ने गुस्से से उसकी गिरफ्त से खुद को आज़ाद करवाते हुए कहा, मेरी भी जिद है लाड़ेब आफंदी, तुम्हें अपना बना कर रहूंगा, खुदा हाफिज। वो चैलेंज करने वाले अंदाज में कहता, जिस आंधी तूफान की तरह आया था वैसे ही चला भी गया। बंगले में पहुंचकर भी दिलावर और बेचैन सा कमरे के चक्कर लगाता रहा। अब उसे कुछ ना कुछ तो करना ही था। वो यूं हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकता था। लाड़ेब के अंदाज व अतवार ने धीरे धीरे उसकी मोहब्बत में जिद का अंसर शामिल कर दिया था। अब लाड़ेब को हासिल करना सिर्फ उसकी मोहब्बत नहीं रही, बल्कि उसकी जिद भी बन गई थी। दूसरे दिन कॉलेज के गेट पर दिलावर की नजर पड़ी तो वो सीख पा होता हुआ लाड़ेब और राहिल के सर पर जा पहुंचा। हेलो मिस्टर कबाब में हड्डी, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्या?
दलावर ने हूनहार नजरों से राहिल को घूरते हुए बहुत ही गुस्से से कहा। राहिल डांट से थोड़ा पीछे हटा। तभी लाड़ेब गोया हुई। तुम अपने आप को समझते क्या हो दलावर शाह? बातें तो ऐसी करते हो जैसे कहीं के नवाब हो, मगर अफसोस सर छुपाने को छत नहीं। बेचारा मारे मारे फिर रहा है। लाड़ेब ने उसका मजाक उड़ाया। फिर कुछ याद आने पर सर पर हाथ मारती हुई दोबारा गोया हुई। ओ सॉरी, तुम हो नवाब अपने गाँव के, जहाँ बेवकूफ़ लड़कियां तुम्हारा इंतजार करती हैं। लाड़ेब कहते हुए जोर जोर से हंसने लगी। हंसने की वजह से उसकी हैजल ग्रीन आंखों में पानी जमा होने लगा। दलावर उसके मजाक उड़ाने पर तड़प उठा। अपनी मोहब्बत की बेइज्जती उसे खून के आंसू रोने पर मजबूर कर रही थी। दुख से उसकी नीली कांच सी चमकदार आंखों में पानी भरने लगा, जिसे वह बहुत ही महारत से दलावर ने अंदर धकेला। उसकी बातों को नजरअंदाज करता हुआ राहिल से मुखातब हुआ। तुम अब लाड़ेब के साथ रिश्ता जुड़ने पर सारी जिंदगी पछताओगे। दलावर ने अचानक राहिल को कॉलर से पकड़ते हुए कहा और एक झटके से छोड़ता हुआ वहां से चला गया। अब आगे उसे क्या करना था वो सोच चुका था। कब से खामोश खड़ा राहिल इस अचानक हमले पर बुखला गया और अब सवालिया नजरों से लाड़ेब की तरफ देखने लगा। तुम फिक्र मत करो राहिल, ये एक पागल इंसान है। इसकी बातों पर कभी कान मत धरना। वो कुछ नहीं करने वाला, बस हमें डरा रहा है। लाड़ेब ने बेफिक्री से कंधे उचकाते हुए कहा। लाड़ेब के एग्जाम चल रहे थे और नजमा बेगम ने एग्जाम के 15 दिन बाद की तारीख तय की थी। उनके मुताबिक 2 साल कबल लगे रिश्ते को और वो ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहती थी। पहले तो पढ़ाई और भाई की वफात की वजह से शादी टाल दी गई थी, मगर अब और टालना उन्हें खतरे से हाल ही नहीं लग रहा था। सलमा बेगम शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। घर में 2 साल बाद खुशी का वक्त जो आन पड़ा था। अपने मरहूम शोहर को याद करती वो अक्सर रोने लगती। तैमूर को भी एक जगह नौकरी मिल गई थी। सलमा बेगम तो सुनकर बहुत खुशी और उसे माफ़ भी कर दिया, मगर लाड़ेब ने सुना तो डांटने लगी कि एग्जाम सर पर है। मगर उसने ये कहकर टाल दिया कि आप भी तो दोनों काम साथ करती हैं। उसकी बात पर लाड़ेब को चुप करवा दिया। वो तो तैमूर के बदलते रवैये पर ही हैरान परेशान होती। खुदा का शुक्र अदा करने लगी। उसके भाई को भी आहर जिम्मेदारी का एहसास हो ही गया। दलावर को जैसे ही लाड़ेब और राहिल की शादी की तारीख का पता चला तो वो बेचैन होता बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगा, मगर हार ना मानते हुए वो जल्दी से किसी का नंबर डायल करने लगा। हेलो, दलावर शाह बोल रहा हूँ। जैसे ही कॉल रिसीव की गई तो वो फौरन बोला, राहिल के घर का एड्रेस अभी के अभी सेंड करो। उसने बहुत ही इज्जत में हुक्म सादर करते हुए कॉल काट दी। चंद मिनट बाद एड्रेस उसकी फ़ोन की स्क्रीन पर हाजिर था। दलावर बगैर वक्त ज़ाया किए बहुत ही तेज़ी से अपने मतलूबे पते पर पहुंच गया। वो छोटे से घर के टूटे फूटे गेट से अंदर दाखिल हुआ। दरवाजे पर पहुंचकर बेल बजाना चाहिए, मगर दरवाजे पर हाथ रखते ही वो थोड़ा सा खुल गया और अंदर से आने वाली तेज़ आवाज़ पर उसके आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया कदम वहीं का वहीं साकत रह गया। राहिल की बातों से उसे शदीद झटका लगा। उसने जल्दी से दरवाजे को थोड़ा सा और खोला और वीडियो बनाने लगा। वीडियो बनाते हुए उसके चेहरे पर अजब ही खुशी रक्स करने लगी।